भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला, इसका ग्रंथ संख्या 5 है, वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा। उसमें हम पृष्ठ संख्या 284 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें बिंदु संख्या 2 से आरंभ करना है। इसका टाइटल था भारतीय शिक्षा का स्वरूप और भारत में भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा। पिछली बार हमने यह पढ़ा था कि भारत बने ये विश्व की आवश्यकता है और भारत की भी यही नियति है। नहीं तो भारत को भारत कहेगा कौन, जब भारत अपनी भारतीय बातों का या भारतीय संस्कृति का या भारतीय शिक्षा का या भारतीय दृष्टि का या भारतीय विचार का या भारतीय जीवन दृष्टि का अनुसरण ही नहीं करेगा। तो जब जगत के कल्याण हेतु शिक्षा का विचार करते हैं, इस संसार की सभी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा का विचार करते हैं, तो सबसे पहले जो मुद्दा है, जो विषय है, वो हमारे मस्तिष्क में क्या आना चाहिए कि भारतीय शिक्षा भारतीय नहीं है, हमारी अपनी नहीं है, भारत की नहीं है। इसलिए सबसे पहला एक काम जो हमें करना है वो क्या है, हृदय में ये भाव जागृत हो कि हम भारतीय शिक्षा लेंगे, और वो भाव जागृत हुआ है तभी आज हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए भारत को सबसे पहले भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा भारत में करनी पड़ेगी, तब हम पूरे विश्व को की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, विश्व का कल्याण कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इसके लिए कर क्या सकता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें संदेह नहीं होना चाहिए कि वैश्विकता के नाम पर जो चल रहा है वो कुछ भी वैश्विक नहीं है। ग्लोबल के नाम पे जो चीजें हमें दी जा रही है वो ग्लोबल नहीं है, वो वास्तव में क्या है, वेस्टर्न है, पश्चिमी है, वो कंज्यूमरिज्म वाली या भोगवादी है, और उसमें कुछ भी शैक्षिक नहीं है, वो सब बाजारीकरण है, वो केवल मार्केटिंग है। और शिक्षा बाजार में क्रय विक्रय से होने वाला भौतिक पदार्थ है। जो जितना अधिक धन देगा उसे उतनी अधिक शिक्षा, जो जितना कम धन देगा उसे उतनी कम शिक्षा। क्या आप सोच सकते हो कि विज्ञान विषय का ट्यूशन में ज्यादा फीस लेना, गणित की ज्यादा फीस लेना, सामाजिक ज्ञान की ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, भाषा को तो देखने की भी आवश्यकता नहीं है, चाहे आप खिचड़ी बोलो, न शुद्ध हिंदी, न शुद्ध संस्कृत, न शुद्ध उर्दू, कोई भी भाषा शुद्ध नहीं बोली जा रही है, उसमें सैकड़ों भाषाएं और शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और इसे परोसा किस रूप में जा रहा है कि नहीं, यही सब के लिए सही भाषा उपयोगी है, समझ में आने वाली भाषा है। जब हम खिचड़ी खाना ही शुरू कर देंगे जो कि रोगियों के लिए होती है, तो फिर हम रोटी खाना भूल जाएंगे। एक समय के बाद आप फिर खिचड़ी ही पचेगी, रोटी और बाकी चीजें पचना क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो अभी हमारी स्थिति ये है। तो सबसे पहली बात क्या समझनी है, जो शिक्षा है वो ग्लोबल के नाम पे जो परोसी जा रही है वो ग्लोबल नहीं है, वैश्विक नहीं है, वो क्या है, पूरी तरह से पश्चिमी और बाजारीकरण को बढ़ावा देने वाली है। बाजार अधिक से अधिक कैसे चले, अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक कैसे आए, उसी को देने वाली है। और वास्तव में इससे सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं आएगी, कोई धारणीय अर्थव्यवस्था इससे नहीं बनेगी। इससे कैसी अर्थव्यवस्था बनेगी, जो अर्थव्यवस्था एक समय के बाद स्वयं भी नष्ट हो जाएगी, आत्मघाती अर्थव्यवस्था बनेगी। दूसरा बिंदु क्या है कि भारतीय शिक्षा भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय ज्ञान धारा जिन शास्त्र ग्रंथों में सुरक्षित है, हमें ऐसे ग्रंथों के अध्ययन की योजना बनाई जानी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ग्रंथों के अध्ययन की योजना बना रहे हैं। और इस अध्ययन का प्रथम चरण क्या होगा, शास्त्रीय होगा। शास्त्रीय का अर्थ है कि हमारे शास्त्र कहते क्या है ये तो हमें पता हो, हम अंधानुकरण होकर के दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और अपने को इंफीरियर बता रहे हैं या निकृष्ट बता रहे हैं या निम्न कोटि का बता रहे हैं, जबकि हम देख ही नहीं रहे कि हमारी ज्ञान धारा में क्या सुरक्षित है, कौन कौन से ग्रंथ हैं, चाहे वेद है, उपनिषद है या अन्य ग्रंथ हैं, वो जीवन और जगत के विषय में कहते क्या हैं, उन्हें ठीक से समझना होगा। तो इस अध्ययन में हमें भगवान वेद व्यास जी से क्या मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और भगवान वेद व्यास जी से लेकर के शंकराचार्य से लेकर के अर्वाचीन के श्री अरविंद और स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषियों से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है।
और हमें अपने आप को आश्वस्त करना होगा, स्वयं को विश्वास दिलाना होगा कि जितना 10 सहस्त्र वर्ष पूर्व के काल में यह ज्ञान उपयोगी था, उतना ही आज भी उपयोगी है। हम विगत काल में इसे क्या कहते हैं, आउट ऑफ डेट या आउटडेटेड नॉलेज या विगत काल का ज्ञान, ऐसा कह करके अपने ज्ञान को छोड़ते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हम। किम बहुना अब यही ज्ञान आज के समय में एकमेव उपाय बचा है। इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे संकट, इतनी सारी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक और पूरी पृथ्वी के स्तर के ऊपर चुनौतियां, तो समाधान एक ही बचा है। वो क्या है? वो है कि जो हमारा ज्ञान है, जिसमें सबको साथ लेकर के चलना है, किसी को छोड़ना ही नहीं है। इस संसार में कोई छूटेगा ही नहीं जब भारतीय ज्ञान परंपरा होगी तो उस ज्ञान धारा को सब तक पहुंचाना, ये एकमेव उपाय है और कोई विकल्प नहीं है हम सभी के पास। और इसके स्वीकार किए बिना, तो दूसरा बिंदु हमें क्या स्वीकार करना है कि एकमेव उपाय क्या है? भारतीय शिक्षा है। इसको स्वीकार किए बिना विकास के और मुक्ति के सारे जो मार्ग हैं वो क्या हो जाएंगे? अवरुद्ध हो जाएंगे। तीसरा, शास्त्रीय अध्ययन हमने कह तो दिया कि वेदों का ज्ञान पढ़िए, उपनिषदों का ज्ञान पढ़िए और ब्राह्मण का, अरण्य का, वेदांग का, लेकिन इसको व्यवहारिक कैसे बनाएं? किसी को संस्कृत नहीं आती, किसी को अवधि नहीं आती, किसी को वैदिक लौकिक संस्कृत नहीं आती, तो कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए कि जो शास्त्र हैं वो आज के युग में व्यवहारिक रूप से हमें निर्देशित कैसे करें, वो हमें करना होगा। जैसे ये 5 ग्रंथ भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला के नाम से बने हैं, उसमें सारे शास्त्रों का ज्ञान एक साथ गूढ़ रूप में, सार रूप में पिरोया गया है। इसी तरह से हमें भी वो शास्त्र सीखने पड़ेंगे। आजकल आप देखते होंगे कि रामायण, गीता आती है, चित्र रूप में आती है, छोटे बच्चों को समझाने के लिए आती है, वो यही रूप है। और हमारे ग्रंथों की एक और बड़ी विशेषता है जो अन्य किसी में नहीं मिलती। भारत के अतिरिक्त जितने भी अभारतीय मजहब, रिलीजन, पंथ, संप्रदाय हैं, उनमें ये विशेषता नहीं है। वहां पर आप उसकी व्याख्या ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज इट इज पढ़ना अनिवार्य है। हमारे यहाँ तो जो पुरातन है उसकी नूतन व्याख्या हो जाएगी, जो प्राचीन है उसकी अर्वाचीन व्याख्या हो जाएगी, जो परंपरा है वो आज के परिप्रेक्ष्य में लागू कैसी होगी, हम परंपरा उसे कहते हैं, उसे ही मानते हैं। तो आगे क्या है? ये जितने भी ग्रंथ हैं ये हमारे जीवन के अंग थे, व्यक्तित्व के अंग थे, जीवन से कभी अलग नहीं थे। हमारी समस्या ये है कि आज हमारा भारतीय शास्त्रीय वांग्मय से कोई संबंध नहीं रहा, हमारी दैनिक जीवन शैली में उनका कोई संबंध नहीं है। हमारे शासन प्रशासन को, उद्योग बाजार को, विद्यालयों और घरों को रामायण, महाभारत, गीता के बिना चलता है, ऐसा स्थिति, ऐसी व्यवस्था वर्तमान में हो गई है। और भारतीय ज्ञान पूरी तरह से अप्रस्तुत हो गया है ही नहीं किसी जगह पे। और इसे प्रस्तुत बनाने का काम किसका है? वो है शिक्षा क्षेत्र के लोगों का, शिक्षकों का। और इसके लिए व्यवहारिक अनुसंधान धीरे धीरे होगा। जैसे आप लोग बच्चों के साथ प्रयोग करते हैं, किस बच्चे को क्या समझ आता है, उसी के अनुरूप उसे समझाना होगा। तो इसके लिए हमें युगानुकूल परिवर्तन करने होंगे। प्राचीन अध्ययन पद्धति को भी जानना, समझना और सुरक्षित रखना होगा। और प्राचीन पद्धति से अध्ययन करने वाली नई किसी भी पद्धति के प्रति हमें सशंकित नहीं रहना है। आजकल क्या है, जो पुराने लोग हैं वो नए के प्रति सशंकित रहते हैं, और जो नए लोग हैं वो पुराने के प्रति सशंकित रहते हैं। तो ये जो विशियस साइकिल बन गया है ना कि एक दूसरे को जानेंगे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्हें वेदों के नष्ट हो जाने का या ज्ञान के दूषित होने का भय रहता है पुराने लोगों को, कि पुराने यदि कोई ज्ञान दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो सही ढंग से पचा ही नहीं पाएगा। और नए वाले कहेंगे उसका करना ही क्या हमें पुराने ज्ञान का। तो हमें एक दूसरे को पूर्ण रूप से आश्वस्त करना पड़ेगा, दोनों लोगों को मिलाना पड़ेगा। तो हम क्या हैं? नए वाले। और पुराने लोगों को भी साथ लेके चलना, जिनको हम धर्माचार्य कहते हैं, जिनको हम संत, ऋषि, मुनि कहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? शिशु अवस्था से संस्कृत और शास्त्रों का अध्ययन कराना चाहिए। जो सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ वो सौभाग्य
हमारे बच्चों को देना चाहिए और उन बच्चों के लिए भारतीय जीवन दृष्टि और शास्त्र ग्रंथों को सुलभ बनाना चाहिए। और जो संस्कृत जानते हैं, शास्त्रीय वाङ्मय का अध्ययन करते हैं, उनके लिए, और जो नहीं जानते उनके लिए, उन दोनों के बीच में सेतु कौन बने? सेतु को हम लोगों को मिलना चाहिए, सेतु शिक्षक को बनना चाहिए। और इसके लिए विशेष प्रतिभा, शास्त्र और समाज के प्रति निष्ठा और वर्तमान स्थिति का ज्ञान होने की आवश्यकता है। प्रतिभा का अर्थ क्या होता है? जिस विषय के बारे में आपने अध्ययन शुरू कर दिया उसमें आपकी प्रतिभा हो जाएगी, आप प्रतिभाशाली हो जाएंगे। और जिसमें अध्ययन ही नहीं किया उसमें आप प्रतिभाशाली नहीं बनेंगे। तो ऐसा अध्ययन यदि यशस्वी होगा, ऐसा अध्ययन यदि हम नियमित करेंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ वर्तमान में सारी समस्याओं का निराकरण होगा। और भारतीय ज्ञान के इतिहास में ऐसा नहीं है कि हम ही प्रयास कर रहे हैं, ऐसे पहले भी प्रयास हुए हैं, अनेक स्मृतियों की रचना हुई है और निशंक मन से हमें वर्तमान में भी स्मृतियों की रचना करनी पड़ेगी। स्मृति का नकारात्मक अर्थ भ्रम बहुत फैलाया गया हमारे यहाँ स्मृति और पुराणों के विषय में। स्मृति का अर्थ होता था जो भी प्राचीन ग्रंथ है आज उसकी व्याख्या कर दें वो स्मृति हो जाएगी। जैसे दीदी हैं ये, इनको रामचरितमानस बच्चों की सुलभ भाषा में प्रस्तुत करनी है, तो इनकी क्या बन जाएगी? राम स्मृति बन जाएगी। आपकी, आप लेखिका आप रहेंगी और आपकी क्या बनेगी? वो राम स्मृति बनेगी। आपको मान लीजिए प्राचीन विज्ञान को अभी प्रस्तुत करना है, आप सोचते हो कि उस समय जो हमारे वैज्ञानिक थे वो कैसे कैसे रहे होंगे, तो वो विज्ञान आज कैसे उपयोगी हो सकता है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? स्मृति। स्मृति का अर्थ है प्राचीन ज्ञान को वर्तमान स्वरूप में देश काल परिस्थिति के अनुरूप उसकी टीका करना, व्याख्या करना, उसे प्रस्तुत करना। तो सबसे बड़ी बात, व्यवहारिक अध्ययन के लिए विपुल मात्रा में ज्ञान का, साहित्य का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे हम सभी नवाचार के नाम पे बहुत सारा निर्माण कर रहे हैं ना, तो इसके आधार पे हमें क्या करना पड़ेगा? साहित्य निर्माण करना पड़ेगा। ग्रंथों की संख्या हजारों में आनी चाहिए। इसीलिए पुनरुत्थान विद्यापीठ ने एक साथ 1051 ग्रंथों का विमोचन 16 अप्रैल 2023 को किया, क्योंकि थोड़े से ग्रंथ तो काम के नहीं है, हर आयु वर्ग के लिए होनी चाहिए, हर प्रदेश के लिए, देश के लिए, हर रुचि वाले व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। इसीलिए 1051 ग्रंथों का विमोचन हुआ। और वो 1051 क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा भात है। तो ऐसे लक्ष्य ग्रंथ होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी में कितने थे, पुस्तकालयों में कैसे होते थे? सहस्त्रों ग्रंथ होते थे, लक्ष्य ग्रंथ होते थे। तो इसके लिए हमें शिक्षा के संदर्भों में क्रांतिकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे। अभी तो शिक्षा के संदर्भ भी क्या है? भ्रामक। पहला संदर्भ क्या है कि शिक्षा 6 वर्ष शुरू होती है जब बच्चे को हम विद्यालय में भेजते हैं और 25 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, और उसके बाद शिक्षा केवल विद्यालय में होती है, घर पे नहीं होती है। और शिक्षा केवल ट्यूशन में होती है, कोचिंग में होती है और विद्यालय में होती है, बाकी कहीं नहीं होती। तो ये जो भ्रामक संदर्भ बन गए हैं, अनुचित संदर्भ बन गए हैं, बाजारीकरण वाले संदर्भ बन गए हैं, उन संदर्भों से हमें दूर करना पड़ेगा। और इसका एक क्रांतिकारी सूत्र बनेगा, वो क्या है? शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए हमें शिक्षा को विद्यालय, कक्षा, परीक्षा, प्रमाण पत्र, पदवी और अर्थार्जन तक सीमित न रह करके इसको जीवन का एक अंग बनाना पड़ेगा। और हमें जीवन के लिए शिक्षा की योजना करनी पड़ेगी, जीवन विकास के लिए शिक्षा की योजना करनी पड़ेगी, जिसका एक अंग अर्थार्जन भी होगा। आज हम शिक्षा को केवल क्या मानते हैं? अर्थार्जन। इसीलिए हमारी शिक्षा के अंदर संस्कृति, संस्कार और सभी को साथ लेकर के चलने का जो विचार है वो न्यून हो गया है, न के बराबर है। शिक्षा अच्छी है लेकिन अर्थार्जन के लिए अच्छी है, बाकी किसी के लिए वो शिक्षा नहीं है। तो उसके लिए हम एक सिंपल प्रयोग कर सकते हैं, वो क्या है? केवल व्यावसायिक एकांगी स्वयं के लिए शिक्षा। व्यवसाय तो कराती है, जो भी आप करें, शिक्षक करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रशासनिक अधिकारी बने, व्यापारी बने, राजनेता बने, जो आप बनना चाहें, लेकिन क्या है? एकांगी बना देती है आपको, स्वयं के लिए, केवल स्वयं के लिए, दूसरे के लिए चिंतन उसमें नहीं है। तो इसके अंतर्गत क्या है? हमें गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक एक शिक्षा का पूरा प्रारूप बनाना होगा। विविध रूप में, विविध पद्धतियों की शिक्षा भारत में प्रचलित रही है। केवल बीच का एक कालखंड है, वो है
1823, 25 या 35, 40 तक मान सकते हो, 1870 भी मान सकते हो इसको आप। 1870 से लेकर के आज तक कितने वर्ष हुए हैं बताइए? 170। और एक पीढ़ी का काल माना जाता है 20 से 25 वर्ष। केवल 7 से 10 पीढ़ियां ऐसी हैं जिनको इसका ज्ञान नहीं है। हमारी 7 से 10 पीढ़ी से पहले इसका ज्ञान था सभी को। और उसमें भी एक बड़ी विशेषता है कि ये ज्ञान सूक्ष्म रूप में हमारे परिवार के लोगों में आज भी विद्यमान है, बुजुर्गों में, किसानों में। उसके बाद में जो पुरानी चीज़ों का पालन करते हैं, जो शिक्षक घर पे भी संस्कारों को संजोते हैं, उनके अंदर आज भी वो कुछ है, सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश के रूप में हो, लेकिन अभी भी कुछ है। और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भी बहुत व्यापक मात्रा में है वो लोग। जो हमारे घरों में परंपराओं का पालन होता है, उन घरों में तो आज भी पूरी तरह से है। तो इसका अर्थ क्या है? जो बीच में विस्मृति हुई उसे पुनः स्मृति करानी पड़ेगी, इसीलिए स्मृति रचना चाहिए, इसीलिए हमें उसका स्मरण करना पड़ेगा। तो उस खंड में शिक्षा ही नहीं, पूरे राष्ट्र जीवन की गाड़ी उल्टी पटरी पर चढ़ गई। इसलिए आज जिस विचार को हम कह रहे हैं कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, वो विचार हमें क्रांतिकारी लग रहा है, जबकि आज से 175 वर्ष पहले वो विचार क्या था? सामान्य विचार था, सभी में था। हम हमेशा कहते हैं, आप पढ़ते भी होंगे, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, बोलते हैं। तो आप सोच के देखिए, हमको पढ़ाया जाता आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, लेकिन न गर्भ में शिक्षा है, न शिशु अवस्था में शिक्षा है, न 25 वर्ष के बाद शिक्षा है, न रिटायरमेंट के बाद शिक्षा है, न वृद्ध व्यक्ति की शिक्षा है, केवल पढ़ा दिया। इसका तात्पर्य क्या है? वो बोलते जा रहे हैं, हम उन पर प्रश्न ही नहीं कर रहे कि भाई तुमने पढ़ाया तो था कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन तुमने आज तक हमें ये नहीं बताया कि आजीवन तो चलती नहीं है, केवल बातों में आजीवन है क्या? लेकिन भारतीय शिक्षा ऐसी नहीं है। तो जो विपरीत पटरी पर चढ़ गया है, उसे क्या लाना पड़ेगा? गाड़ी को सही पटरी पर लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार दूसरा सूत्र इसका बनाएंगे, वो है शिक्षा सर्वत्र होती है। हम बैठे हैं, आप भी हमें बहुत सारी चीजें बताएंगे, तो मैं भी आपसे ज्ञान ग्रहण करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अधिकारी बन गया तो मेरा ज्ञान ग्रहण करने का जो प्याला है, या जो मेरा मस्तिष्क है, या जो मेरी क्षमता है, वो अवरुद्ध हो गई, अब मेरे को बहुत ज्ञानी हो गया। ऐसा नहीं होता है। शिक्षा सर्वत्र होती है, समान रूप से होती है, सबको होती है और सबसे होती है। हम छोटे से भी सीख सकते हैं, हमें जो लग सकता है किसान, उनसे भी सीख सकते हैं। हमें कोई बाहर का सामान्य व्यक्ति, कोई हमारे पास चाहे वो शिकायत लेकर के आया है या कोई समस्या लेके आया है, उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए हमें सभी सीमाओं को लांघना ही है। हमें विद्यालय का भौतिक अर्थ छोड़ना पड़ेगा कि ये विद्यालय का भवन है, नियत पाठ्यक्रम है, नियत समय है, नियत अवधि है, सीमित उद्देश्य है, ऐसा नहीं। व्यक्ति, स्थान, पद्धति, प्रक्रिया जहां जैसा है वैसे हमें क्रम करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास कल किसी का दूरभाष पे बात हुई मेरी, उन्होंने मुझे कहा कि हम कैसे शुरू करें पितामही विद्यापीठ को, जिसको हम ग्रैंड मदर्स यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो क्या हमें इतना ही बड़ा प्रकल्प करना पड़ेगा? मैंने कहा कुछ नहीं करना, आप पड़ोसी के घर जाओ और उनसे 2 बच्चों को अपने घर बुला लो, 2 बच्चे आपके हैं, चारों को बैठ करके पढ़ाना शुरू कर दो, आपका पितामही विद्यापीठ शुरू हो गया। तो क्या इतना सरल है? मैंने कहा इतना ही सरल है। हमें क्या लगता है, ज्यादा सारे विद्यार्थी हो, बड़ा सा भवन हो, अच्छा सा टाइमिंग दिया, 9 से 9:40 पढ़ेंगे भाई, है या नहीं? तो ही शिक्षा है। ये शिक्षा की प्रक्रिया है, प्रबंधन है, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो कभी भी, जैसे घर पे शाम को बैठे हैं कि भी आपने तय कर लिया कि आज से आधा घंटा शाम को मैं पड़ोस के 10 बच्चों को बुलाकर पढ़ाना शुरू करना है, और क्या पुण्य संस्कृति, पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचन वाला पढ़ानी है मुझे। तो आप क्या करोगे? आज से शुरू हो गया शिक्षण, आज से ही पितामही विद्यापीठ शुरू होगी, आज से ही आपकी संस्कार शाला शुरू हो गई। विद्यालय में शिक्षा के अतिरिक्त घर पर शिक्षा का भाव आपका शुरू हो गया। शिक्षा आजीवन चलती है, ये भी शुरू हो गया, और शिक्षा सर्वत्र होती है, ये भी आरंभ हो गया। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जीवन के प्रारंभ से शिक्षा प्रारंभ होती है,
और जीवन का प्रारंभ घर से होता है, इसलिए शिक्षा का प्रारंभ भी घर से होता है। और जिन जिन से हमारा संपर्क होता है उन सभी से हम सीखते हैं। माता पिता से सीखते हैं, पड़ोसी से सीखते हैं, घर में आने वाले अतिथि से सीखते हैं, महात्माओं से सीखते हैं, मंदिर में जाने पर पुजारी से सीखते हैं, विद्वानों से सीखते हैं, दुर्जनों से सीखते हैं, चतुरों से सीखते हैं, शठों से भी पाला पड़ता है, शठों से सीखते हैं, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, जिन जिन से संपर्क होता है सभी से सीखते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके 71 कुलों से भी हमारा संपर्क स्थापित होता है, तब हमारा जन्म होता है। कहते हैं कि किसी बालक का जन्म होता है तो माता पिता के माँ के कुल के 5 कुल और पिता के 14 कुल और 14 पांजा 70 और 71वां वर्तमान माता का कुल, और कितने हो गए कुल 71 कुलों के संस्कारों से आपको क्या मिलती है? शिक्षा। तो 5 माता के कुल, 14 पिता के कुल। लेकिन उसको आजकल क्या बोल दिया कि ये तो सब डीएनए है, डीएनए में सूचना है। डीएनए में सूचना नहीं है, वो हमारे कुल 71 कुलों के संस्कार संग्रहित हैं। यदि अब हम जागृत नहीं करेंगे तो वो विस्मृत हो जाएंगे कुछ दिनों में। इसलिए हम जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे, सीखते ही रहते हैं और सीखने की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। और इसी विशाल क्षेत्र को इस दृष्टि से हमारे यहाँ 3 केंद्रों में विभाजित किया है कि शिक्षा 3 स्थानों पर होती है: घर में शिक्षा, विद्यालय में शिक्षा और समाज में शिक्षा। और हमने शिक्षा की इस संज्ञा को केवल विद्यालय के साथ जोड़ा है। घर और समाज है वो क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो गए हैं, वो विस्मृत हो गए हैं कि घर और समाज भी विद्या केंद्र हो सकता है। और विद्यालय कहाँ से जुड़ गया है? बाजार से जुड़ गया है। तो विद्यालय जुड़ा बाजार से, घर और समाज में विद्या केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा है ही नहीं। तो इसीलिए आज विद्यालयों में जाने के बाद भी बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा जिस रूप में होनी चाहिए उस रूप में हो ही नहीं रही। इसलिए शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र क्या होगा? शिक्षा क्या होती है? राष्ट्रीय होती है। शिक्षा क्या होती है? राष्ट्रीय। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि शिक्षा का जो अस्वाभाविक बंधन है इससे इसे मुक्त करना पड़ेगा। ये कोई नेचुरल बॉन्डेज नहीं है इसका जो हमने बना दिया है कि नहीं घर पे नहीं होगी, समाज में भी नहीं होगी, विद्यालय में वहां होगी जहां सबसे अच्छा विद्यालय होगा, बाजारीकरण जहां ज्यादा होगा, जहां ज्यादा पैसे लेंगे, ज्यादा चमक दमक होगी, बड़ा एसी होगा, डिजिटल क्लासरूम होगा, वहीं शिक्षा होगी। इसका तात्पर्य क्या है? तीसरा क्या है? शिक्षा राष्ट्रीय होती है। पहला क्या था? शिक्षा आजीवन चलती है। दूसरा शिक्षा सर्वत्र होती है और तीसरा शिक्षा राष्ट्रीय होती है। और आज वैश्विकता के संदर्भ में हमारा मानस बिल्कुल उलझ गया। सब लोग हमें ग्लोबल ग्लोबल कह करके कुछ भी परोसते रहते हैं। कहते हैं ये ग्लोबल है, खा लो, अगले दिन पेट खराब हो जाता है। पिज्जा बर्गर ग्लोबल है ना, लेकिन हमारे इस वातावरण के लिए थोड़ी बना है। वो है अच्छा, हम बुरा थोड़ी कह रहे हैं। इस संसार में प्रत्येक जो अन्न होता है वो ईश्वर का रूप होता है। हम तो अन्नपूर्णा मानने वाली संस्कृति है, तो बुरा नहीं है। लेकिन क्या हमारे अनुरूप है? क्या हमारी जलवायु के अनुरूप है? क्या हमारे शरीर के अनुरूप है? क्या हमारे शरीर ने, हमारे पूर्वजों ने 71 कुलों ने पिज्जा खाया था क्या? बर्गर खाया था क्या? डबल रोटी खाई थी क्या? इसीलिए वर्तमान में गड़बड़ हो रहा है। यदि 71 कुलों में वो खाया होता तो डीएनए में संस्कार सुरक्षित होते और हमारा पेट खराब नहीं होता। वही चीज जब वेस्ट वाले खाते हैं तो खराब नहीं होता, वही चीज हम खाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। हमारे यहाँ तो ये है कि ऋतु के अनुसार होना चाहिए, ऋतु अनुसार सब होना चाहिए। ऐसा भी कोई फल भी नहीं खाना। जैसे मेरा नियम है, मैं कोई फल नहीं खाता जो ऋतु के अनुसार नहीं हो। कुछ दिन पहले आम आ गए, उन्होंने कहा साहब आम है। हमने एक टुकड़ी खाई, मैंने कहा ये आम नहीं है, ये विष है। क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ तो वर्षा काल में आम होते हैं और आप लेके आए जनवरी और दिसंबर में आम। तो मैंने कहा ये तो आपको भी नहीं खाना चाहिए, हमें भी नहीं खाना चाहिए। हमने खाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऋतु के अनुसार नहीं है, वो शरीर को भी गड़बड़ करेंगे। क्योंकि प्रकृति सब समझती है मुझे कब किस चीज के लिए, किसके लिए क्या तैयार करना है। प्रकृति को सब पता है। तो आज क्या है, हम वैश्विकता में मोहित हो चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा भी
अंतरराष्ट्रीय बोर्ड से संलग्न करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? इंटरनेशनल बोर्ड। क्या इंटरनेशनल बोर्ड में कुछ भी इंटरनेशनल है क्या? ये तो देखें। और उस वैश्विकता के मुंह में ऐसे ग्रसित हो गए हैं कि जो न तो व्यवहारिक है और न ही ठीक से हमें उसके प्रति समझ है। बस इंटरनेशनल आ गया इसलिए हमारा बच्चा यहां जाना चाहिए। बाकी इंटरनेशनल क्या है पता नहीं। बच्चा बिगड़ेगा पता नहीं। संस्कार आ रहे हैं नहीं आ रहे पता नहीं। क्या बच्चा मनुष्य बनेगा या मशीन बनेगा पैसा कमाने की? पता नहीं। क्या बच्चा आजीवन माता पिता के साथ रहेगा और माता पिता को संभालेगा? पता नहीं। लेकिन हम कहां जाएंगे? इंटरनेशनल बोर्ड में। तो हमें अपनी समझ को ठीक करना पड़ेगा। समझ दो तरह से होती है, एक तात्विक होती है, दूसरी व्यवहारिक होती है। तात्विक का अर्थ होता है सब्सटेंशियल, कि गूढ़ चीज तो समझे। अभी समस्या क्या है? व्यवहार में हमको सब समझा जा रहे हैं लेकिन तत्व तो हमें आता नहीं है। जब हमें अपना तत्व ही नहीं आता तो हम व्यवहार सही है या अनुचित है, उचित है या अनुचित है, ये कभी समझ ही नहीं पाते। इसलिए हमें व्यवहारिक दृष्टि से परिवेश के संदर्भ में अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि विश्व की सभी स्त्रियां हमारे लिए माता और बहन जैसी आदरणीय और स्नेहशील है, किंतु जैविक दृष्टि से तो हमें केवल जन्म देने वाली स्त्री को ही माता कहते हैं और उस कोख से जन्मी हुई लड़की को क्या कहते हैं? बहन कहते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि क्या है कि एक अपनी पत्नी को छोड़ करके पूरे विश्व की जितनी भी स्त्रियां हैं वो क्या है? हमारे लिए माता और बहन की तरह हैं। और उस माता और बहन के प्रति जो भावना है उसका विस्तार जब जगत की स्त्रियों के प्रति होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। बताइए क्या अन्य जगह पे ऐसी दृष्टि है? नहीं है दृष्टि। तो वैश्विक कौन है? वो है या हम हैं? और वो अपने आप को वैश्विक कहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं साहब फ्रेंड है ये। क्यों है भाई फ्रेंड? फ्रेंड क्यों है? फ्रेंड इसलिए है ताकि लड़की का भी शोषण हो और लड़की का भी जीवन नष्ट हो। मित्रता का संबंध हो ही नहीं सकता ना। साधारण संबंध हो सकता है। एक अपनी पत्नी को छोड़ करके इस संसार में जितनी स्त्रियां हैं वो आपकी केवल और केवल क्या हो सकती हैं? माता, बहन और बेटी हो सकती हैं। और जैविक दृष्टि से माता पिता, माता बहन बेटी का अलग भाव हो सकता है। लेकिन जब हम जैविक का भाव, वही भाव पूरे विश्व में व्याप्त कर देंगे तो हमारे लिए बहुत सारे पशु पक्षी भी क्या है? गाय माता हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसलिए नहीं कि वो जैविक माँ है, इसलिए कि वो सबका पालन पोषण करती है, इसलिए वो माँ हो जाती है। तो हमारे सामाजिक संबंधों में कुल गोत्र जैसे रक्त संबंध जुड़े रहते हैं। लेकिन इस प्रकार का विश्व मानस जब हो जाएगा तो राजकीय दृष्टि से भले ही हम भारतीय नागरिक हों, सांस्कृतिक दृष्टि से भले ही हम राष्ट्रीय नागरिक हों, किंतु वास्तव में हमारा विश्व नागरिकत्व कब सिद्ध होगा? जब हम ऐसा भाव रखेंगे। और एक और बताऊं, इस संसार में जो भारतीय नहीं है वो वैश्विक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय दृष्टि वैश्विक दृष्टि है। बाकी जो तथाकथित वैश्विक पश्चिमी भोगवादी उपभोक्तावादी थोपी हुई संस्कृतियां हैं वो क्या है? वैश्विक नहीं है। अब जैसे मैं इनको बिटिया कहता हूं, ठीक है, क्यों? इसका अर्थ ये थोड़ी है कि जैविक बेटी है, लेकिन इसकी आयु कम है और मेरी आयु में अंतर अधिक है और मुझे मेरी बेटी जैसी ये लगती है। तो और ऐसा जब भाव जागृत होता है तो विज्ञान भी कहता है कि इसमें वो कौन सा हार्मोन होता है? एक हार्मोन जागृत होता है शरीर में और उससे क्या है? और ज्यादा अच्छा भाव आपके अंदर आने लग जाता है। तो 2400 घंटे वही हार्मोन सीक्रेट होता रहे। भारत की तो ये संस्कृति, हाँ, डोपामाइन हार्मोन। यदि वो हार्मोन स्त्राव 2400 घंटे होगा तो आप 2400 घंटे आनंद में रहेंगे, कभी तनाव में नहीं रहेंगे। जब आपको लगेगा ये बच्चे मेरे बच्चे हैं तो डोपामाइन 24/7 स्रावित होगा आपके अंदर और आप हमेशा क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। और लगेगा कि नहीं ये तो बोझा है, मैं क्यों करूं, ये तो दूसरे का है, क्योंकि पश्चिम की दृष्टि ऐसी है। तो क्या होगा? वही काम आपको क्या लगेगा? बोझा, और उसी काम में दूसरे व्यक्ति को आनंद आ रहा होगा। इसका तात्पर्य क्या है कि विश्व नागरिकता आर्थिक और राजकीय विषय नहीं है, ये आध्यात्मिक विषय है।
ये सांस्कृतिक विषय है और राष्ट्र को पार करके ही हम वैश्विक हो सकते हैं। इसलिए सर्व प्रकार के व्यवहारिक संदर्भों के लिए राष्ट्रीयता ही हमारे लिए अंतिम संदर्भ है। हम भारत राष्ट्र को क्यों प्रथम मानते हैं? क्योंकि जब भारत राष्ट्र को मानेंगे तो हम विश्व नागरिक हो जाएंगे। और आप बताइए, क्या पूरे विश्व में कहीं आत्मा का संप्रत्य है? नहीं। आप बताइए, यदि वो आध्यात्मिक ही नहीं होगा तो वो वैश्विक कभी नहीं हो पाएगा, हो सकेगा कभी? और क्योंकि हम मानते हैं कि जो आत्म तत्व है वो परम तत्व का अंश है, और वही आत्म तत्व पंच महाभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश सभी प्राणियों में, सभी वनस्पति में, सभी मनुष्यों में प्रतिष्ठित है उनके हृदय में, और उसी से ही वो बने हैं, उसी के वो अंश है। इसलिए जो आध्यात्मिक होगा वो भारतीय ही है, वही राष्ट्रीय है, वही वैश्विक है। इसलिए हम वैश्विक हैं, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि सभी के अंदर आत्म तत्व की प्रतिष्ठा मानते हैं, अपने जैसा दूसरे को मानते हैं, अपने से अलग नहीं मानते। ना हम उसको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, और यदि अपने जैसा नहीं है तो उससे ईर्ष्या भी नहीं करते। हम तो ऐसी संस्कृति है। तो राष्ट्र का संबंध क्या है? स्वभाव से होता है, धर्म से होता है, संस्कृति से होता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो हस्तांतरित शिक्षा परंपरा होती है उससे होता है। इसलिए हमारी शिक्षा क्या होनी चाहिए? भारतीय होनी चाहिए, राष्ट्रीय होनी चाहिए। और जैसे ही शिक्षा राष्ट्रीय और भारतीय हो जाएगी, वो शिक्षा वास्तव में वैश्विक शिक्षा बनेगी। और आजीवन शिक्षा, सार्वत्रिक शिक्षा अर्थात घर, विद्यालय और समाज में शिक्षा, और राष्ट्रीय शिक्षा के सूत्रों को लेकर के हमें क्या बनाना होगा? एक व्यापक और सर्वसमावेशी योजना बनानी पड़ेगी। विश्वविद्यालयों का भी एक ऐसा प्रारूप तैयार करना होगा जो भारत की और भारतीय शिक्षा की आवश्यकताओं को समझकर शिक्षा का स्वरूप विकसित करें। भारत में वर्तमान में क्या है? प्रारंभिक ढांचा कहां से लिया हमने? 1857 में लंदन विश्वविद्यालय से ले लिया, और वैसे ही क्या बना दिया? कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय बना दिए। और देश में जितनी भी शिक्षा व्यवस्था बाद में बनी वो लंदन यूनिवर्सिटी के बाद जो कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी बनी, उसी की तरह आगे शिक्षा व्यवस्था के संयोजन, नियम और निर्देश बनते गए। वैसे ही प्रमाण पत्र देने के नियम बने, और हम क्या करने लगे? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के समान अध्यापन भी करने लगे। होता क्या है, जब किसी की चीज दूसरी जगह जाती, उन्होंने भारत से सीखा, क्योंकि जब भारत में 5 लाख विश्वविद्यालय थे, ब्रिटेन में 1700 स्कूल्स भी नहीं थे। क्या हम कल्पना कर पाते हैं? ये धर्मपाल जी की पुस्तकों में स्पष्ट लिखा हुआ है, वर्णित, आप पढ़िए उसको। और वो हमारे यहाँ से नहीं लिखा, वो ब्रिटिश आर्काइव से लिया। उन्होंने जो लिखा उसी का विश्लेषण करके उन्होंने प्रस्तुत किया, और उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति ली, उसे अपने अनुरूप ढालने का प्रयास किया, जो विकृत हुई। फिर विकृत शिक्षा वहां प्रतिष्ठित हुई, और वही प्रतिष्ठित शिक्षा हमारे यहाँ आ रही है। सोच के देखिए, उल्टे बांस बरेली को, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। तो वर्तमान में हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों को हम आदर्श मानने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, परंतु भारतीय विश्वविद्यालय का आदर्श न लंदन हो सकता है, न ऑक्सफोर्ड हो सकता है, न हार्वर्ड हो सकता है। यहाँ का यदि कोई आदर्श हो सकता है तो वो तक्षशिला होगा, नालंदा होगा, काशी होगा। तक्षशिला और नालंदा तो नष्ट हो गए, किंतु काशी तो आज भी जीवित है। उसका उदाहरण तो हम अपनी दृष्टि के समक्ष भी रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हैं, और कई विश्वविद्यालय थे, वो 15वीं सदी तक जीवित थे। जब तक मुगल आक्रमण नहीं हुआ था तब तक वो जीवित थे। और शिक्षा, अध्यापन पद्धति, व्यवस्था, दायित्व सभी पक्षों को लेकर तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय आज तक एक मेवा द्वितीय हैं। एक मेवा द्वितीय का अर्थ है कि इसके जैसा दूसरा है ही नहीं। और ऐसे विश्वविद्यालय क्या करते थे? सर्वपक्षीय अध्ययन कर अपना प्रारूप तैयार करते थे। और हम क्या कर रहे हैं? एक पक्षीय अध्ययन। आज की यूनिवर्सिटी है क्या? नाम विश्वविद्यालय है। आते 4 जनपदों से भी लोग नहीं, आने चाहिए थे चाइना से, तिब्बत से, अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, सब जगह से आने चाहिए थे या नहीं आने चाहिए थे? विश्वविद्यालय में विश्व छोड़ो, प्रदेश से बाहर का भी कोई नहीं आ रहा, कई बार तो मंडल से बाहर का भी नहीं आ रहा।
हालांकि अब जो विश्वविद्यालय है उसका नाम कुछ दूसरा रखना चाहिए हमें, वो यूनिवर्सिटी है, उसका हम अनुवाद करते हैं विश्वविद्यालय, वो विश्वविद्यालय नहीं है, वो क्या है, यूनिवर्सिटी है बेसिकली। तो हमें स्मरण में क्या रखना है कि तक्षशिला एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने 1100 वर्षों तक विश्व में नंबर 1 स्थान बनाए रखा, सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाए रखा। और उसका अंत प्राकृतिक नहीं था कि अपने आप नष्ट हो गया, जो धर्म द्वेष्टा आए थे उन्होंने उसका नाश किया। उसकी श्रेष्ठता आर्थिक और राजकीय कारणों से नहीं थी। आज बताइए ऑक्सफोर्ड और उनकी क्या है, आर्थिक और राजकीय कारण से श्रेष्ठता है। हमारी श्रेष्ठता ज्ञानात्मक सामर्थ्य के कारण थी। ऐसा सामर्थ्य है जिसे आज भी चीन ने अपने ग्रंथों में ह्वेनसांग और फाहियान के ग्रंथों के माध्यम से संजो रखा है। और यदि हमें वास्तव में उस विश्वविद्यालय के बारे में जानना है तो हमें क्या करना चाहिए, उनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए ताकि हम जानें। वो सब कुछ लिख के गए थे यहाँ के बारे में। और साथ राष्ट्र की अस्मिता का प्रहरी विश्वविद्यालय था, और ऐसा विश्वविद्यालय जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से अनेकानेक गुना समर्थ सर्वशक्तिशाली था, वही हमारा आदर्श बनना चाहिए। लेकिन हमारे साथ समस्या है कि हम उसके विषय में जानते ही नहीं, और जिसके विषय में जानते नहीं उसको मानेंगे नहीं, और मानेंगे नहीं तो फिर वो हमारे क्रिया रूप में भी नहीं आएगा। तो जानना, मानना और करना, ये तीनों क्या होते हैं, क्रम होते हैं। तो अभी हम जान नहीं रहे हैं, जैसे जानेंगे तो मानने लगे। अभी मान नहीं पाएंगे आप लोग, अभी लोगों की पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, बीएड में भी नहीं था, कोई पड़ोसी भी नहीं बताता, कोई समाज में भी नहीं बताता, विद्यालय में भी नहीं बताता, मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी महाराज भी नहीं बता रहे आजकल ऐसी चीज, ठीक है। क्योंकि वो इस पे हम चर्चा ही नहीं करते ना, हमारे पास समय नहीं है। मंदिर में तो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे बैठकर अध्ययन करने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए। तो इसका तात्पर्य क्या है, हमें सभी विषयों को अंगांगी मान करके योजना बनानी पड़ेगी। हमारे यहाँ कभी नहीं होता था, आज हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, विज्ञान अलग से पढ़ेंगे। हमारे यहाँ हर विषय एक दूसरे से जुड़ा रहता था। हाँ, एक विशेष कक्षा के बाद अलग होता था। और आज क्या है, 6 विषय, कौन कौन से, 2 भाषा हो गई हमारी, सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, और ठीक है, और एक ऑप्शनल हो जाता है, कोई भी हो जाता है, पर्यावरण हो जाता है, कोई फिजिकल एजुकेशन, कोई कंप्यूटर, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, क्या कभी कंप्यूटर वाला बात करता है विज्ञान की, पर्यावरण की या भाषा की? नहीं बात करता। हमारे यहाँ तो एक और अनुचित परंपरा विकसित हो गई है। वो क्या है पता है, कि विज्ञान, गणित और कंप्यूटर वाले को सही भाषा लिखनी आवश्यक नहीं है, उसको तकनीकी रूप से सही होना चाहिए। क्या ये सही बात है? इससे बच्चा बिगड़ जाएगा, भाषा भी बिगड़ जाएगी उसकी। तो हमने शिक्षा को बहुत भ्रामक संदर्भों में ले लिया है। तो विषयों को अंगांगी रूप से समझना, उनकी योजना को बनाना, और मूल ज्ञान स्रोत एक दूसरे के अविरोधी है। ज्ञान कभी विरोधी नहीं हो सकता, ज्ञान हमेशा पूरक होता है, परस्परावलंबी होता है, अंगांगी हो सकता है। हमारा हाथ दिखने में अलग हो सकता है, आंख दिखने में अलग हो सकती है, पैर दिखने में अलग हो सकता है, लेकिन एक पूरा हम क्या कहते हैं, मेरा शरीर है, इसे कहते हैं अंगांगी संबंध। हाथ के बिना पैर नहीं, पैर के बिना आंख नहीं, आंख के बिना मुंह नहीं, एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में हम निर्भर हैं। एक दिन सोच लो आपका हाथ कहना छोड़ देगा, भाई अब मैं भोजन नहीं खिलाऊंगा, मेरे पास तो आ नहीं रहा, पेट में जा रहा है। पैर कहेगा भाई मेरे पास तो, मैं चलता हूँ और पूरे शरीर को स्वस्थ रखता हूँ, अब मैं नहीं चलूंगा। तो पेट क्या कहेगा, चलो ठीक है मैं तुमको रोटी देना बंद कर देता हूँ। तो अंगांगी संबंध नहीं होते, वहां क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और अंगांगी परस्पर निर्भरता का जो संबंध होता है, अविरोधी संबंध होता है, वो एक दूसरे की प्रतिपूर्ति करता है, पुष्टि करता है। तो एक एक विषय को हमें सैद्धांतिक रूप से उसके स्वरूप के रूप में समझना होगा, पाठ्यक्रम तैयार करना होगा। गर्भाधान से गृहस्थाश्रम में प्रवेश तक, और गृहस्थाश्रम में प्रवेश से जीवन के अंत तक हमें 2 भाग शिक्षा के बनाने पड़ेंगे। एक जो प्रारंभिक शिक्षा, जिसे हम गर्भ संस्कार कहते हैं, शिशु आनंदम कहते हैं, समग्र शिक्षा कहते हैं, जो 25 वर्ष तक चलती है, और दूसरी 25 वर्ष से लेकर के और 100 वर्ष तक। और कभी मत सोचिएगा हम 60 साल में जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन योजना हम कितनी बनाएंगे, 100 वर्ष की बनाएंगे। हमारी तो शास्त्र की 100 वर्ष की परंपरा है, जितनी हमारी शास्त्रीय परंपरा, योजना हमारी उतनी रहेगी। वो बात अलग है, योजना हम पूरी क्रियान्वित नहीं कर पाए, लेकिन योजना कितनी बनेगी, 100। और जिस दिन 100 वर्ष की योजना बनाओगे, मैं गारंटी से कहता हूँ
महामहोपाध्याय पद्मश्री पद्म भूषण श्रीपाद सातवलेकर जी की तरह आप शतायु होकर के जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस शास्त्र की योजना बनाएंगे उसी के अनुसार आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार आपका सुविकसित होना शुरू हो जाएगा। आप वैसा ही फिर पालन करना शुरू करेंगे। तो हमें क्या है, सामान्य रूप में गृहस्थाश्रम में प्रवेश के बाद शिक्षा का महत्व कम होने लगता है। हमें लगता है कि अब शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे गृहस्थाश्रम में भी शिक्षा का आकर्षण हमें बढ़ाना पड़ेगा। और वर्तमान में जो भौतिक विज्ञान है, तंत्र ज्ञान, टेक्नोलॉजी है, प्रबंधन मैनेजमेंट है, प्रौद्योगिकी, संगणक, जितनी भी विद्या शाखाएं हैं, इनका महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि व्यक्ति और समाज के जीवन पर बहुत विपरीत प्रभाव हुआ है। हमें समझना चाहिए कि आज जिन्हें हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं वे सामाजिक विज्ञान नहीं है। भारत की भाषा में इनको सांस्कृतिक कहा जाना चाहिए और ऐसे विषयों का अध्ययन केंद्रवर्ती बनना चाहिए। तो जिनको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं वो वास्तव में क्या था? सामाजिक संस्कृति। तो ये हमारे सांस्कृतिक विषय होने चाहिए। तो विज्ञान लिखना भी भ्रामक और त्रुटिपूर्ण है। तो विज्ञान आदि सांस्कृतिक अध्ययन के अंग के रूप में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में आयुर्विज्ञान या जो मेडिकल साइंस है या जो आयुर्वेद है और आत्मा की चर्चा है, यदि दोनों को नहीं मिलाएंगे तो व्यक्ति को समझ नहीं पाएंगे। आज तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को कई बार दवा की भी आवश्यकता नहीं होती, उसको कई बार ये कह दो कि भाई ये खा लो ठीक हो जाओ, वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक रूप से भी समझते हैं कि अंदर से वो व्यक्ति की स्थिति क्या है। WHO ने बहुत लेट माना इसको, 2010-11 में आकर के माना है कि आत्म तत्व या आत्मा या आध्यात्मिक भी एक अंग होता है स्वास्थ्य का। नहीं तो इससे पहले मानते थे भौतिक है, तो उनसे चिकित्सा नहीं हो पा रही थी। जब चिकित्सा नहीं हुई तो उनको लगा कि नहीं गड़बड़ है, हमारे ही फॉर्मूले में गड़बड़ है, तब उन्होंने इसे परिवर्तित किया। तो राजनीति की चर्चा धर्म के बिना नहीं हो सकती, विज्ञान की चर्चा धर्म के बिना नहीं हो सकती, तंत्र ज्ञान की चर्चा संस्कृति और समाज के बिना नहीं हो सकती। और संस्कृति को केंद्र में रखकर हमें सारे विषयों को पढ़ना चाहिए। और एक अत्यंत विचित्र और हास्यास्पद बात है जिसे हमें आज ही परिवर्तित करना पड़ेगा, तुरंत परिवर्तित करना पड़ेगा। वो क्या है पता है? कि वाणिज्य विज्ञान या तंत्र ज्ञान पढ़ने वाले को संस्कृत की गंध भी नहीं होती। हम क्या बोलते हैं कि साइंस वाले बच्चे को संस्कृत से क्या लेना देना भाई। ये तो अत्यंत विचित्र बात हो गई है आज के लिए। और भारतीय जीवन दृष्टि, संस्कृति, इतिहास, वेद, धर्म, भगवत गीता, ज्ञान और पराक्रमी पूर्वज आदि के बारे में उसे लेश मात्र भी जानकारी होती भी नहीं है। ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि वहां की शिक्षा को हमने पूर्ण रूप से संस्कृति से काट दिया है। आज का जो कला शाखा, वाणिज्य, तंत्र ज्ञान, विज्ञान आदि विभाजनों को हमें मिटाना पड़ेगा। और हमें क्या करना पड़ेगा? संस्कृति केंद्र बिंदु बने, सांस्कृतिक आधार पक्का बने, इसके बाद हम आगे बच्चों को पढ़ाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण आप सोच के देखिए। यदि आपके बच्चे को 6 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक ऐसे विद्यालय में रखा जाए जो बच्चे को अनुशासन सिखाए, मन को नियंत्रित करना सिखाए, उसका ईगो 0 कर दे और उसकी जो बुद्धि है उसको विकसित करे, और इसके साथ साथ क्या है, उसको अपने आसपास के परिवेश से, संस्कृति से, परिवार से, समाज से, राष्ट्र से जोड़े, और उसे भाषा पर प्रभुत्व सिखा दे। क्योंकि विज्ञान कहता है कि 16 वर्ष की आयु तक व्यक्ति 7 भाषाएं शीघ्र सीख सकता है। मान लो वो 7 भाषाएं सीख गया, उसे सब बातों का ज्ञान हो गया। अब 16 वर्ष के बाद क्या समस्या है उसको IIT कराने की, IIM कराने की, IAS बनाने की? कुछ भी करा सकते हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? 6 से 16 वर्ष के बीच उसको बिगाड़ रहे हैं। उसे ना अनुशासित कर रहे, ना उसे खाना सही सिखा रहे, ना इसे चलना सही सिखा रहे, ना संस्कार सही सिखा रहे। उसे 6 विद्यालयों की अंधी भट्टी में झोंक दिया है जिसमें संस्कार विचार कुछ है नहीं, और सीधा वो क्या कर रहा है, उन 6 सब्जेक्ट को रटता है और रट करके पास होता है, और उसके बाद फिर सारे काम वो विपरीत करता है। जो आप सोचते हो उससे विपरीत करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि केंद्र में क्या नहीं है? शिक्षा नहीं है। तो को एजुकेशन की बजाय क्या होनी चाहिए? लड़कों की अलग शिक्षा, लड़कियों की अलग शिक्षा 16 वर्ष की आयु तक। उसके बाद में को एजुकेशन हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो आयु जिसमें उसका मन चंचल रहने का विचार है, मन चंचल रहने का विज्ञान भी कहता है,
उस आयु में हम क्यों कहते हैं? पश्चिम के तो एक वैज्ञानिक हुए थे स्टैनले हॉल, उन्होंने तो कहा था कि किशोरावस्था तूफानों और झंझावतों का काल है। तो आप झंझावतों के काल में उसे और झंझावत में डाल रहे हैं। वो झंझावत क्या है? बेटा तेरे को बहुत सुविधा देंगे, एसी विद्यालय में पढ़ाएंगे, डिजिटल क्लासरूम में पढ़ाएंगे, चमक दमक खूब होगी। वो आजीवन चमक दमक के बिना रह ही नहीं पाएगा। और यदि वो उस तरह से सफल नहीं हुआ तो फिर वो विपरीत कार्यों की और विपरीत दिशा की ओर अपने आप उन्मुख हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकताएं उसकी अधिक हो गई है और अर्थार्जन शून्य है, कम है नहीं। तो क्या करेगा वो बच्चा? इसका तात्पर्य क्या है? हमें पूरी जो शिक्षा की है वो पुनर्रचना करनी पड़ेगी। और ऐसा करते समय सबसे पहले क्या करना होगा? शिक्षा क्षेत्र की जो शब्दावलियां हैं जो पश्चिम ने हमें दी है उससे हमें मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा, मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार आपने देखा होगा मैं शब्दों पर बहुत जोर डालता हूं, क्योंकि शब्द भ्रामक या अनुचित जैसे ही आपने लिया, शब्दावली भी अधिक। अब जैसे हम धर्म, रिलीजन और मजहब, इन तीनों की तुलना करते हैं। धर्म का अर्थ है जो प्रकृति के संचालन के नियम हैं। सूर्य उगता है, अस्त होता है, जो पशु पक्षी है रात्रि में समय से खाते हैं, समय से सो जाते हैं। मनुष्य क्या है? समाज में सबके सहयोग से सौहार्द के साथ, समन्वय के साथ रहेगा, आपस में लड़ाई या संघर्ष नहीं करेगा। ये क्या है? धर्म है, रूल्स हैं, कर्तव्य हैं, नियम है, संविधान है। मनुष्य का संविधान है धर्म। और मजहब क्या है? एक पंथ है जिसको एज इट इज फॉलो करना है। रिलीजन क्या है? जो रेलीगियर से बना है। हम किसी को नीचा ऊपर नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। नीचा ऊपर किसी को कहना ही नहीं है, हम केवल शब्द परिभाषित कर रहे हैं। तो रिलीजन क्या है? रेलीगियर से बना है, जो शासन के द्वारा संचालित पंथ या संप्रदाय या विचार होता है, वो होता है पंथ। तो अलग अलग अर्थ हैं और हम क्या करते हैं? तीनों को पर्यायवाची रूप में लेते हैं। इसी तरह शिक्षा, विद्या और ज्ञान तीनों अलग अलग हैं, हम तीनों को क्या लेते हैं? पर्यायवाची रूप में लेते हैं। तो उदाहरण के रूप में जो हम प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की शब्दावली का प्रयोग करते हैं और इनमें आयु को निश्चित कर लेते हैं, तो ऐसी शब्दावली का प्रयोजन क्या है? क्या अर्थ है? क्या कभी प्राथमिक को प्रारंभिक भी कहते हैं क्या हम? ऐसे संदर्भहीन और यांत्रिक, मैकेनिकल जो वर्ड्स का हम यूज कर रहे हैं उसकी जगह हमें सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? गर्भावस्था की शिक्षा, शिशु अवस्था की शिक्षा, बाल अवस्था की शिक्षा, किशोर अवस्था की शिक्षा, युवा अवस्था की शिक्षा। ये क्या है? सर्वाधिक वैज्ञानिक विचार है, क्योंकि पता भी नहीं है कि बच्चा युवा हुआ है या नहीं हुआ और उसे शिक्षा हम कौन सी दे रहे हैं। हो सकता है वो शीघ्र उच्च शिक्षा में चला जाए, हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा पिछड़ा हो तो धीरे धीरे पीछे जाए। इसका तात्पर्य क्या है? हमें हर अवस्था के अपने लक्षण, स्वभाव, क्षमताओं और आवश्यकता के अनुसार विभाजन करना पड़ेगा और उसके अनुसार ही शिक्षा की योजना बनानी पड़ेगी। ये एक सार्थक विभाजन है। ये तो एक उदाहरण हुआ। इस तरह के हमें अनेकानेक परिवर्तन करने पड़ेंगे और अंग्रेजी और पश्चिमी शब्दों का हिंदी या भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने मात्र से विचार भारतीय नहीं होगा। उदाहरण के लिए, तो अभी जो हमारी बात चल रही थी कि अंग्रेजी और पश्चिमी शब्द प्रयोगों का हिंदी या भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने मात्र से विचार भारतीय नहीं होगा। उदाहरण के लिए, एकेडमिक डिस्कोर्स के स्थान पर हम अकादमिक चर्चा शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु अकादमिक चर्चा का क्या वही अर्थ होगा जो एकेडमिक डिस्कोर्स का है? और क्या हमें पश्चिमी पद्धति से शास्त्रार्थ करना होगा? और शास्त्रार्थ की क्या भारतीय पद्धति नहीं होती है? क्या अनुसंधान के मापदंड वे रहेंगे जो पश्चिम में हमें दिए? वे हमारी विचार पद्धति से कैसे मेल बिठा सकते हैं? यानी वो हमारी विचार पद्धति की है ही नहीं। भारत और पश्चिम में अनुसंधान का अर्थ क्या है पता है? छोटा सा मैं बताऊं आपको। भारत में अनुसंधान का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को 12 वर्ष तक तप करना। एक तप 12 वर्ष का होता है, मैंने आपको बताया, इसीलिए कक्षा 1 से 12 भी होती है। वो एक तप होता है पूरा। और उस विचार को जब 12 वर्ष तक लगातार निरंतर चिंतन, अनुचिंतन करते हो
तो आपको उस विचार की अनुभूति होना शुरू हो जाए। अनुभूति वो होती है कि किसी ने आपको बोला और आपने व्यक्त करना शुरू कर दिया, तब जो नई चीज निकल के आती है वो अनुसंधान होता है। आज क्या होता है, अनुसंधान का विषय तो पहले निश्चित हो जाता है कि अनुसंधान क्या है, कि वर्तमान में पर्यावरण संकट, जो बर्फ पिघल रही है, ठीक है, उनसे हो रहा है। ये क्या है, पहले क्या बन गया, विषय बन गया। अब इसके ऊपर रिसर्च करो। क्यों करो भाई, आप सब पढ़िए, आपको जो रुचिकर लगे उस पर बार बार चिंतन करिए, उसका गहन अध्ययन करिए, उस पर शास्त्रार्थ करिए, और एक दिन वो विषय अनुभूत होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे भी कभी कभी शिक्षा की बहुत सूक्ष्म अनुभूति होती है, कभी कभी। अभी हम अनुभूति वाले नहीं, अनुसंधान वाले नहीं है, रियल अनुसंधान, हम पश्चिमी अनुसंधान वाले हैं अभी भी। वास्तविक अनुसंधान वाले अभी नहीं बन पाए, क्योंकि वो तब बनेंगे जब आपकी साधना भी साथ रहेगी, तब होता है अनुसंधान। तो क्या पश्चिम का रिसर्च और भारत का अनुसंधान एक है? पश्चिम रिसर्च, जो सर्च है उसी को बार बार, और हमारा अनुसंधान क्या है, किसी भी नई चीज का संधान करना, जो पहले विषय था ही नहीं वो आ जाए, ये होता है अनुसंधान। आज भी मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे जो बड़े पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, नोबेल वैज्ञानिक और जो प्राप्त कर रहे हैं सब, वो भले ही थोड़ा बहुत अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी हम जिसको रिसर्च कहते हैं, जो पीएचडी चलती है, दैट इज नॉट अनुसंधान, दैट इज रिसर्च। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हमें संपूर्ण प्रतिमान को नए ढंग से गढ़ना पड़ेगा। प्रतिमान गढ़ते समय हमें बीच के 500 वर्ष भुलाना पड़ेगा, क्योंकि 1500 के आसपास तो हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह नष्ट हो गई थी, और 1870 के बाद भारतीय शिक्षा ही नष्ट कर दी गई, विद्यालय भी नष्ट कर दिए गए। तो अपने प्राचीन ज्ञान, पद्धति और प्रक्रिया आदि के साथ हमें संधान करना पड़ेगा, और उस अपने प्रतिमान को समझकर उसके साथ संधान कर वर्तमान युग में वापस आना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले पुराने को समझे कि रियल में क्या होती थी शिक्षा, फिर उसके बाद में उससे संधान करना पड़ेगा। संधान का अर्थ है उसे लक्षित करना पड़ेगा, और उसके बाद वर्तमान युग में वापस आना पड़ेगा, और जहां पश्चिम के प्रभाव का ग्रहण हमें लगा हुआ है उसे हमें दूर करना पड़ेगा, और अपने स्रोतों से किया हुआ संधान हमें पश्चिम के राहु से मुक्त करेगा। तो पश्चिम शिक्षा क्या है, राहु की शिक्षा है। इसीलिए आप एक छोटा सा उदाहरण बताइए, कल तक जिस दवा के बारे में कहते थे अच्छी है, आज तक उसके बारे में खराब क्यों कह रहे हैं? इसका अर्थ है पहले आपने हमें अनुचित दिया, और अब आपका बाजार सैचुरेट हो गया उससे, अब आप चाह रहे हो नई मार्केटिंग शुरू हो जाए। ये है बाजारीकरण। और हमारा जो 10 सहस्त्र वर्ष पहले शुरू हुआ था वही आज हुआ। हमने 10 सहस्त्र वर्ष पहले कहा था गो आधारित कृषि करिए, प्राकृतिक कृषि करिए, जैविक कृषि करिए, धरती को माता मानिए। क्या आप अपनी माता पे रसायन छिड़कते हो? अपनी माता पे क्या आप करते हैं? प्रेम उड़ेलते हैं। अपनी माता को कुछ खिलाते पिलाते हैं तो अच्छा खिलाते पिलाते हैं। तो धरती हमारी माता है ना, और हम उस मिट्टी में क्या डाल रहे हैं? सारे रसायन, सारे कीटनाशक, सारी खराब चीजें डाल रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए था, केंचुए की खेती होती, गो आधारित खेती होती, प्राकृतिक होती, जैविक होती, इस तरह की फार्मिंग होनी चाहिए थी। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, और अब वो क्या कह रहे हैं, नहीं साहब आप क्या करो, ऑर्गेनिक की ओर जाओ, क्योंकि इससे बीमारी होती है। तो पहले आपने हमें रोग दिए और अब हमें क्या कर रहे हो, रोग दूर। इसका अर्थ है जो पश्चिम का राहु है उससे जब मुक्त होंगे तब हम जाकर के भारतीय बनेंगे।